एलियन मोर लाइट हाउस पर जाना मेरी बदकिस्मती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होगा। गुर्बत के हाथों मजबूर होकर मुझे आखिर इस मकाम पर जाना पड़ा। लेकिन आज भी जब मैं वो रात याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो रात एक गहरे झंग की तरह मेरे दिल और दिमाग पर जम चुकी है। चाहकर भी मैं नहीं भूल पाती। वाकई की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। जैनब एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची से जैनब का ताल्लुक था। तालीम मुकम्मल करने के बाद घरेलू अखराजात ज्यादा हो चुके थे। 2 बहनें थीं, बड़ी बहन जैनब भी थी। छोटी बहनों का ख्याल भी जैनब की जिम्मेदारी थी। वालिद वफात पा चुके थे, माँ भी बूढ़ी थी और बीमार रहती थी। नौकरी की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। एक रात जब सब घर वाले इकट्ठे बैठे थे तो टीवी पर अचानक लाइट हाउस की एक खबर चल पड़ती है। लाइट हाउस पर जो 3 महीने गुजारेगा उसको 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये कोई झूठ नहीं बल्कि एक हकीकत थी। जैनब की 2 छोटी बहनें और मां बज़ाहिर एक फिल्मी तौर पर यह देख रही थीं, लेकिन जैनब इसको दिल पर ले रही थी। ये खबर देखते ही वो कहने लगी, क्यों ना मैं चली जाऊं। 3 महीने के लिए 25 करोड़ बहुत ज्यादा रकम है। अम्मा क्या कहती हो? मां हंसने लगी। अरे बेटी, पागलों वाली बातें मत करो। भला तुम लाइट हाउस में जाकर क्या करोगी? वो कोई रहने की जगह है? सब समझ रहे थे कि जैनब मजाक कर रही है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका दिल इस बात पर आमादा हो चुका था कि वो लाइट हाउस में जाए। टीवी की स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा था कि जो जाने का ख्वाहिशमंद हो वो इस नंबर पर राब्ता करे। चोरी छुपे जैनब ने जल्दी जल्दी अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर दिखता हुआ नंबर उसने अपने मोबाइल में सेव कर लिया। जैनब की 2 छोटी बहनें, जिनका नाम इकरा और फातिमा था, जैनब दोनों बहनों को मुस्कुराकर देखती हैं और कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में आकर वो आईने के सामने खड़ी हो जाती है। जैनब, वक्त आ गया है हालात बदलने का, करके दिखा दो सबको, उसने दिल में ठान लिया था। और वो अब अपना मोबाइल निकालती है और उस पर कॉल करने लगती है। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कहीं भी उसका दिल ये महसूस कर रहा था कि वो जगह उसके रहने की नहीं। ये जैनब की एक नादानी थी या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जो इससे ये करवा रहा था। जैसे ही पीछे से कंपनी का जवाब आया तो जैनब के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन उसने खुद पर काबू पाया और बात करने लगी। मेरा नाम जैनब है और मैं कराची में रहती हूँ। टीवी की स्क्रीन पर मैंने आपका शो चलते देखा। लाइट हाउस में मैं जाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कंपनी वालों ने बताया, आप हमारे ऑफिस आएं, हम आपसे इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद ही तय होगा कि आप सेलेक्ट होंगी या नहीं, ये कोई पता नहीं। इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा। जैनब बहुत खुश थी, लेकिन कहीं उसके दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। क्या वो ठीक कर रही है या एक नादानी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे? जैनब ने कहा कि जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हो जाती तब तक मैं अपने घर में किसी को नहीं बताऊंगी। पूरी रात वो बेचैन रही। सुबह होते ही वो सीधा उस ऑफिस में पहुंची। वहां पहुंचकर बाहर की कंपनी से उसका रिश्ता हुआ। कंपनी की मैनेजर जैनब से कह रही थी, जैनब, लाइट हाउस कोई आम जगह नहीं। वहां पर छोटे दिल वालों का जाना नामुमकिन है। अगर तुम एक बड़ा दिल रखती हो तो तुम वहां जा सकती हो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम वहां से ही सलामत आओ। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जैनब, जो घर से ठान कर आई थी, कहने लगी, पहली बात तो यह है कि मैं सब जानती हूं। मैंने ये फैसला ये सब जानकर ही किया है। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मैनेजर जैनब की बहादुरी देखकर इंप्रेस हुई। कहने लगी, लगती तो तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन फिर भी इसके बारे में रिसर्च कर लेना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो लाइट हाउस में जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते और किसी को मालूम नहीं कि वो कहां जाते हैं। जैनब मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक खौफ बैठ चुका था। मैनेजर की बातें उसके दिल में डर बैठा रही थी। घर आ गई, चेहरे पर खौफ था। मां कहने लगी, जैनब बेटा, कहां गई थी तुम और इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं अम्मी, मैं आराम करना चाहती हूँ। कमरे में चली गई। उसका दिल बेचैन हो चुका था। क्या वो ठीक करने जा रही है? यहां अपनी मां को दगा दे रही है? पूरी रात वो बेचैनी से नहीं सो रही थी। जैनब, अगर ये फैसला कर ही चुकी हो तो डरना कैसा? जो होगा देखा जाएगा। अभी तक जैनब को कंपनी से कॉल नहीं आई थी कि वो सेलेक्ट हुई है या रिजेक्ट। 2 दिन का टाइम था।
जैनब 2 दिन बेचैन रही। बलाखिर वो दिन आ ही गया जब कंपनी का फोन आना था। जैनब बहुत दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह करे वो सिलेक्ट हो जाए। वो बहुत खुश थी। अम्मी, दुआ कीजिए कि जिस मकसद के लिए मैंने इंटरव्यू दिया है वो मकसद पूरा हो जाए, क्योंकि वो जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा मकसद है। जैनब को पता नहीं था कि ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बहुत भयानक होने वाला है। माँ पूछने लगी, अच्छा बेटा, तो ऐसी क्या चीज है? माँ, वो लाइट हाउस का उस दिन टीवी चैनल पर दिखा रहे थे तो मैंने वहां इंटरव्यू दिया है। मैं वहां जा रही हूँ, दुआ कीजिए मैं सेलेक्ट हो जाऊं। जैनब की ये बात सुनते ही उसकी माँ के चेहरे पर एकदम से परेशानी आ गई। क्या कह रही हो तुम? पागल लड़की, ये कैसी नादानी है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लाइट हाउस वो रहने की जगह नहीं है। पैसों का लालच देकर इंसान को खरीद लेते हैं वो लोग, और इंसान की मौत ही वहां पर होती है। कभी मैंने नहीं सुना कि वहां से कोई जिंदा वापस आया है। तुमने रिसर्च किया लाइट हाउस के बारे में? बच्चे जैसी हरकतें बंद करो और मैं आइंदा ये बातें तुम्हारे मुंह से मत सुनूं। खुद का नहीं तो छोटी बहनों का ही ख्याल कर लो, उनके दिल पर क्या असर पड़ेगा। जैनब की माँ बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन जैनब मुस्करा रही थी क्योंकि वो अंदर से ठान चुकी थी कि वो हर हाल में जाएगी। माँ की बात ने उसके दिल पर एक छोटा सा डर बैठाया। वो मजबूर हो गई और लाइट हाउस के बारे में रिसर्च करने लगी कि क्या कोई वाकई जिंदा वापस आया है या महज एक धोखा है। लाइट हाउस एक मौत का दरवाजा था जहां से वापस आने वाला खुशकिस्मत ही होता है, लेकिन किस्मत किसी किसी का साथ देती है। जैनब जान चुकी थी कि लाइट हाउस खतरे से खाली नहीं है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे एक फोन आता है। इस फोन ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। कांपते हुए हाथों से उसने कॉल रिसीव की। आगे से कंपनी की मैनेजर कह रही थी, जैनब, कराची से कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लाइट हाउस में जाने के लिए सेलेक्ट की जा चुकी हैं। 22 तारीख को आपकी फ्लाइट है। जैनब का दिल खुशी से झूम उठा था और वो सीधा दौड़ती दौड़ती अपनी बहनों और माँ के पास गई। अम्मी, मुबारक हो, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं हर हाल में लाइट हाउस में जाऊंगी। माँ जोरदार थप्पड़ जैनब के मुंह पे मारती है। बेवकूफ लड़की, तुम बाज नहीं आ रही? जैनब कहने लगी, अम्मी, अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता अल्लाह के सिवा। मैं हर हाल में जाऊंगी और आप मुझे मजबूर नहीं करें क्योंकि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूं। जैनब की दोनों बहनें उसे बहुत रोक रही थीं। आपको पता है कि लाइट हाउस बहुत भयानक जगह है। वहां पर जिन, भूत और अजीब व गरीब मखलूकात रहती हैं। आप 3 महीने वहां कैसे रह सकेंगी? हमने कभी नहीं सुना कि वहां से कोई वापस आया हो। आपको इतनी भी मजबूरी क्या है? जैनब कहने लगी, जिंदगी हुई तो मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे भी इस गुर्बत की जिंदगी से वो जिंदगी मुझे अच्छी लग रही है। मुझे मत रोको। जैनब अपनी कमरे में आई। उसने मोबाइल पर तलहा को फोन किया। तलहा उसका कजन था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। तलहा, तुम्हारी जैनब 3 महीने के लिए तुमसे जुदा हो रही है। तुम जानना चाहोगे कि वो कहाँ जा रही है? तलहा कहने लगा, जैनब कहाँ जा रही हो तुम? मैं लाइट हाउस में जा रही हूँ। मुझे जॉब मिली है। दुआ करना कि मैं सही सलामत वापस लौट आऊं। ये सुनते ही तलहा कहने लगा, जैनब कैसी बातें कर रही हो तुम? लाइट हाउस बहुत भयानक जगह है और आज जो भी वहां पर गया है वापस नहीं आया। लेकिन वो किसी की बात नहीं मान रही थी। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे थे, जैनब की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। वो बहुत बेसुकून थी वहां जाने के लिए। आखिर 21 तारीख की रात को जैनब को एक भयानक ख्वाब आया। ख्वाब देखने के बाद जैनब परेशान हो चुकी थी। उसका दिल भी अब लाइट हाउस में जाने को नहीं कर रहा था। लेकिन वो कहने लगी, जैनब, तुमने अपने दिल से वादा किया था। अब ये वसवसे और ख्वाब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें साबित कदम रहना है। जैनब अपना सामान पैक करती है। माँ की आंखों में आंसू थे, बहनें भी उदास थीं और वहां पर तलहा भी मौजूद था। जैनब सबको पीछे रखकर अपनी जिद पूरी कर रही थी। बजाहिर ये उसकी जिद थी या उसकी टूटी फूटी ख्वाहिशात। चंद कपड़ों के साथ जैनब ने कुरान मजीद भी अपने साथ रख लिया। अम्मी, आपको डरने की जरूरत नहीं। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। माँ की आंखों में आंसू थे। मोहल्ले वाले भी वहां पर मौजूद थे क्योंकि सबके लिए यह अजीब बात थी। जैनब जो एक मामूली लड़की थी, लोग उसे नादान समझ रहे थे। लड़की पागल हो गई है, लाइट्स में जा रही है। लगता है मोबाइल पर काफी ज्यादा वीडियोस देखकर वो खुद को बहादुर समझने लगी है। लेकिन ये उसकी भूल है। ए सकीना, अपनी बेटी को क्यों भेज रही हो?
क्या पता वो वापस भी ना आए। ए मोहल्ले वालों, मैं क्या कह सकती हूँ, ये बहुत सरजोर हो चुकी है, मेरी बात नहीं मानेगी। तलहा ज़ैनब को एयरपोर्ट पर पहुंचा देता है। दोनों की वो आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि देखने में वो आखिरी मुलाकात ही लगती थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ज़ैनब के साथ वहां जाकर क्या होगा, कभी वापस आएगी या नहीं। जाते हुए तलहा की आंखों में आंसू थे। ज़ैनब, तुम बहुत बेवफा थी। अरे तलहा, रोने की कोई जरूरत नहीं, बच गए तो अमीर हो जाएंगे, फिर मजे की जिंदगी गुजरेगी। अल्लाह हाफिज। ज़ैनब जहाज में बैठ चुकी थी, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ रही थी। ए मेरे अल्लाह, मेरी मदद करना। कुछ वक्त के बाद वो फ्लाइट उस सिटी में पहुंच चुकी थी जिसमें एलियन मोर लाइट हाउस था। एक पाकिस्तानी लड़की ज़ैनब, जो इतने ख्वाब लेकर एक खौफनाक मंजर पर आई है। ऐसा लग क्या होगा तेरा अचानक किया गया फैसला तुझे किस मोड़ पर लाया है? तू वापस भी नहीं जा सकती, अब क्या करेगी तू? वापसी की कश्तियां तूने खुद जलाई हैं, अब आगे जाओ। उसके दिल में यह ख्याल आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आया। मैम, हेलीकॉप्टर रेडी है, आप आ जाइए, उसने इंग्लिश में यह कहा, लेकिन ज़ैनब की धड़कनें रुकने वाली थी। रंगत पीली जर्द हो चुकी थी। दिल में ख्याल आया, ए ज़ैनब, अगर आप इतना डर रही हो तो वहां तुम्हें 3 महीने रहना है। पहले दिन ही मर जाओगी? पीछे सबको रोता छोड़कर आई हो, उनके ख्वाब टूटे फूटे हैं, तुमने जाकर उनमें जिंदगी की एक नई किरण उजागर करनी है। और इतनी बहादुर बन रही थी तुम, सबके मना करने पर भी यहां आ गई हो और अब डर रही हो। खुद को झूठी मूठी तसल्ली दी, लेकिन दिल में अभी भी वो खौफ बैठा था। हेलीकॉप्टर पर बैठकर सीधा मैं लाइट हाउस पर पहुंच चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे मैं जिंदा हूं। बड़ा समुंदर, एलियन मोर लाइट हाउस सामने था। हेलीकॉप्टर सीधा वहां पर जा पहुंचा। 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने मुझे वहां पर छोड़ दिया। अलविदा कह के हेलीकॉप्टर वापस चला गया। अब एक ज़ैनब थी, लाइट हाउस और समुंदर की उभरती हुई खौफनाक लहरें। लाइट हाउस के दरमियान खड़ी होकर वो इधर उधर देख रही थी। दूर तक उसे जमीन का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। आसमान आधा बादलों से ढका था और सूरज शर्माती आंखों से देख रहा था। दिन को भी वहां लगता था कि रात हो चुकी है, लेकिन असल खौफ तो ये था कि दिन को इतना डर लग रहा है तो रात कितनी भयानक होगी। आज पहला दिन था और अभी कुछ लम्हे ही हुए थे उसे वहां पर उतरे हुए। सिग्नल भी नहीं थे। एक मोबाइल फोन था जिसकी बैटरी 80% थी। लाइट हाउस का दरवाजा जिस पर जंग लगी थी, जैसे कई अरसे से यहां पर कोई आया भी ना हो। अजीब सियाही का माहौल था। ज़ैनब डरते हुए लाइट हाउस का दरवाजा खोलती है और उस कमरे की लाइट जला देती है। कमरे में एकदम से रोशनी हो चुकी थी। कमरे के अंदरूनी मंजर में अजीब ही माहौल था। एक पुराना बेड जो एक कोने में पड़ा था, उसके ऊपर एक मैली कुचैली चादर और एक फटा पुराना तकिया पड़ा हुआ था। कमरे को देखकर ज़ैनब के दिल में ख्याल आया, ए ज़ैनब, या तो ये कमरा तेरी मौत का कमरा है या ये कमरा तेरी दुनिया बदल देगा। लेकिन अब जो आगे ज़ैनब के साथ होने वाला था, उसका वो उसने कभी गुमान भी नहीं किया था। ज़ैनब अभी कमरे का जायजा ले ही रही थी कि अचानक उसकी नजर दीवार के साथ जुड़ी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी का एक पल्ला खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। ज़ैनब ने झिझकते हुए अंदर हाथ डाला तो उसे मिट्टी में अटी हुई एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। उसने धीरे से डायरी खोली। पहला सफा खाली था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा सफा पलटा, उसकी सांसें रुक गईं। उस सफ़े पर हाथ से लिखी हुई कांपती लिखाई में कुछ जुमले दर्ज थे, जैसे किसी ने शदीद घबराहट में तहरीर किए हों। अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये जगह तुम्हें आम लग सकती है, लेकिन ये एक कायद खाना है उनके लिए जो देख नहीं सकते। मैंने लॉकर खोला और अब वो मेरे अंदर है। मेरी सोच, मेरा जिस्म, सब उसका हो चुका है। इस लॉकर को रात के वक्त मत खोलना। जो भी अंदर है वो सिर्फ अंधेरे में जागता है। अगर तुमने सरगोशी सुनी तो भाग जाना, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा होगा। ज़ैनब की उंगलियां कांपने लगीं। उसने तेजी से डायरी बंद की, लेकिन दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थीं। अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी, बहुत मध्यम, जैसे कोई किसी कमरे के कोने से कह रहा हो, तुम्हें वो मिल गई?
जैनब तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैनब ने खुद को संभाला और डायरी को बैग में रख लिया। वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसी वक्त उसकी नजर दीवार के करीब फर्श पर बने हुए एक अजीब से दायरे पर पड़ी, जैसे किसी ने जमीन पर हाथ से कोई पुरस्कार नक्श बनाया हो। दायरे के बीच में लोहे का एक छोटा सा दरवाजा था जो फर्श के अंदर ढंसा हुआ था। जैनब झुकी और उंगलियों से उस पर जमी गर्द हटाने लगी। जैसे ही गर्द हटी, उस पर कुछ अल्फाज नमूदार हुए। सावधान, लचका 17, खुलें केवल जब रोशनी सबसे ज्यादा हो। अचानक दरवाजे के पीछे से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से नाखून मार रहा हो। जैनब की रीढ़ की हड्डी में सन्नाटा दौड़ गया। उसने पीछे हटना चाहा, मगर फर्श पर पड़ी किसी चीज से उसका पैर फिसला और वो गिरते गिरते रुक गई। उसी लम्हे लॉकर के अंदर से एक सांस लेने जैसी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे जाग रहा हो। जैनब के दिमाग में अचानक डायरी के अल्फाज गूंजे, अगर तुमने सरगोशी सुनी तो भाग जाना, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा होगा। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई, मगर कमरे की लाइट एकदम झपकने लगी। टिक टिक टिक, और फिर बंद हो गई। अब कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। जैनब ने फोन निकाला, मगर उसकी टार्च भी काम नहीं कर रही थी। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और लॉकर से आती हुई वो मध्यम गहरी सांसों की आवाज। फिर अचानक एक सरगोशी कान के करीब गूंजी, तुम बहुत देर से आई हो। जैनब डर गई थी कि न जाने हो क्या रहा है। क्या वो एक जादू दुनिया में आ चुकी है? उसे घर वालों की याद आने लगी, मां की याद उसे सताने लगी। दोनों बहनों के उदास चेहरे उसे याद आने लगे कि काश वो ना आती। क्या वो उसका लालच था जो उसे यहां तक लाया था, या उसकी मजबूरी? वो खुद को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसके दिल में ख्याल आया, ए पागल जैनब, जो रब ने जिंदगी लिखी है उतने तक तो तुमने जीना है, तो फिर ये डर कैसा? वो इसी दौरान पास पड़े टब से वुजू करती है। वुजू करके पोस्ट लाइट हाउस की छत पर जाती है और उस खुली जगह पर एक कुर्सी पर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करने लगती है। माहौल बहुत खूबसूरत हो गया था। समुंदर की लहरें थम चुकी थीं, सूरज भी निकल आया था, लेकिन एक परासरारियत अपना असर नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि वो मंजर ही ऐसा था। लेकिन बेधड़क होकर वो कुरान मजीद पढ़ रही थी। कुरान मजीद पढ़ने के बाद वो पुरसुकून हो जाती है। उसका खौफ खत्म हो चुका था। अब रात होने वाली थी। रात को वो अपने कमरे में आई और ईशा की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के वो लाइट हाउस की छत पर जाती है और लाइट हाउस की लाइट को ऑन करती है और ऑन करके नीचे आती है। उसको नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर वो अपने बिस्तर पर बैठती है और कहानियों की एक किताब जो वो अपने साथ लाई थी वो पढ़ने लगती है। अचानक उसे बाहर कुछ अजीब होता महसूस हुआ। एक बार तो उसने एक धोखा समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार उसे अजीब ही महसूस हो रहा था, जैसे कि बाहर कुछ अजीब हो रहा है। अब उसके दिल की धड़कन तेज हुई। उसने अल्लाह का नाम लिया और डरते हुए उसने दरवाजा खोला तो बाहर तेज हवा चल रही थी। रात का वक्त था, बादल गरजने की आवाज आ रही थी, समुंदर की लहरें भी उभरने लगी थीं। वो जान चुकी थी कि यकीनन तूफान आ रहा है। डर गई कि अब क्या होगा, अंदर जाऊं या बाहर खड़ी रहूं। आहिस्ता आहिस्ता तूफान तेज होता जा रहा था। लहरें तेज हो रही थीं और वो लाइट हाउस के दरवाजे को टकरा रही थी। क्योंकि वो दरवाजा बहुत ऊपर था, लेकिन फिर भी लहरें वहां तक पहुंच रही थीं। जैसे ही एक लहर जैनब के कपड़ों को छूकर नीचे जाती है तो जैनब कांप कर कमरे में चली जाती है और फौरन डरते हुए दरवाजा बंद कर देती है। कलमा पढ़ रही थी और दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, ये मैं कहां आ गई हूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो दरवाजे पर खड़ी थी कि अचानक बेड पर पड़े फोन में एक मैसेज आता है। एकदम से जैनब की दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि जहां सिग्नल नहीं थे, अचानक किसका मैसेज आ गया। वो डरती हुई अपने मोबाइल को उठाती है। हालांकि कमरे में लाइट थी, रोशनी थी, इतना खौफनाक माहौल नहीं था, लेकिन वहां का मंजर ही ऐसा था। जैसे ही वो अपने मोबाइल पर मैसेज देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दिल में एक खुशी की लहर दौड़ उठती है, क्योंकि वो मैसेज तलहा का था, जो कुछ सिग्नल की वजह से उसके पास पहुंच चुका था। मेरी प्यारी जैनब, बहुत उम्मीद से ये मैसेज कर रहा हूं। मैं पूरी दिल से दुआ करता हूं कि ये मैसेज तुम सही सलामत पढ़ रही होगी, तुम्हारी जान सलामत होगी। तुम तो वहां चली गई हो,
लेकिन मुझे बेचैन कर गई हो। तुम्हारी अम्मी रोती रहती हैं, तुम्हारी छोटी बहनें भी उदास हो चुकी हैं। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जैनब की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, मैं बहुत ठीक हूं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, सब नॉर्मल है, डरने की जरूरत नहीं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मैं नमाज भी पढ़ रही हूं और कुरान मजीद की तिलावत भी करती हूं। सब नॉर्मल चल रहा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीना हो चुका था, लेकिन जैनब अभी भी ठीक थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि दूसरा महीना उसके लिए एक अजीब मंजर लेकर आएगा। 1 महीना तो उसका सही सलामत गुजर चुका कि ये आखिरी महीना उसके लिए बड़ी सख्त आजमाइश का सबब बनेगा और उसे बहुत सारे भयानक खौफनाक मंजर का सामना करना पड़ेगा। रात हो चुकी थी। जैनब रोज के मामूल की तरह बिस्तर पर नमाज पढ़कर सो चुकी थी, लेकिन एकदम से कमरे की लाइट बंद होने लगी। उसकी आंख खुली और वो डर कर बैठ गई, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था। 2 महीने गुजर चुके थे, आज तक लाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जैनब को इस लाइट की फिक्र नहीं थी। जैनब को लाइट हाउस के ऊपर जलने वाली बड़ी लाइट जो मेन थी, उसकी फिक्र थी। वो जल्दी से छोटी सी टॉर्च लेकर जाती है और ऊपर देखती है, लेकिन वो लाइट जल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। बाहर का माहौल भी पुरसुकून था। समुंदर की लहरें थम चुकी थीं, चांद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि चांद की 14वीं रात हो। मंजर बाहर का खूबसूरत था। अभी जैनब बाहर ही खड़ी ही थी, चांद को देख रही थी। चांद को देखकर उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया, क्योंकि वो रात उसे थोड़ी सी पुरअसरार लग रही थी। वो अभी वहीं चांद को घूर रही थी कि अचानक पीछे से उसे एक साया नजर आया, जैसे कि कोई इंसान उसे पीछे खड़ा देख रहा हो। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। 2 महीने में कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज कुछ अजीब ही हुआ। वो डर गई, वहीं पर खड़ी थी, कहने लगी, कौन है, कौन है वहां पर, सामने आओ। लेकिन कोई आवाज नहीं हुई और ना ही कोई चीज सामने आई। कमरे की लाइट बंद और ऑन हो रही थी, लेकिन वो वहीं पर खड़ी थी। वो अंदर नहीं जा रही थी। वो जान चुकी थी कि यकीनन कोई चीज आई है। वो आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी, रोने लगी, ऐ अल्लाह, कुछ ही दिन रह गए हैं, मुझे सही सलामत रखना, बलाएं आफात मुझसे दूर रखना। कौन है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। इसी दौरान एक जिस्म उसके सामने जाहिर हो जाता है। वो जिस्म एक जिन्न का था, जो उदास चेहरे के साथ उसके सामने आता है। एकदम से जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कौन हो तुम और मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो यहां खामोशी से रहती हूं, किसी को कुछ नहीं कहती। वो अपने दिल का सारा हाल बताती है। कुछ दिन ही रह गए हैं। अभी वो ये अल्फाज कह ही रही थी कि अचानक जिन्न बोलता है, डरो मत ऐ जैनब, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जाने का वक्त करीब है। मैं कब से इस लाइट हाउस में हूं। वाहिद तुम लड़की हो जिसको मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना आज तक जो यहां आया है कभी सलामत नहीं गया। लेकिन तुम वाहिद हो, मेरा दिल नहीं माना कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। पहले दिन से ही तुम मुझे पसंद आ गई थी, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। अब जब तुम छां से बातें कर रही थी तो मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम्हें पता है, हर रात जब तुम खुले आसमान के नीचे इस लाइट हाउस की छत पर बैठती हो और दिल की बातें करती हो उस चांद से, तो मैं भी तुम्हारे साथ होता हूं और तुम्हारी हर बात को महसूस करता हूं। मुझसे आज तक किसी ने मोहब्बत नहीं की, इसीलिए मैं जालिम हो चुका हूं और जो भी यहां आता है उससे मार देता हूं। जैनब कांप रही थी, उसकी आंखों में खौफ वाजह दिखाई दे रहा था। जिन्न कहता है, डरो मत। फिर वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। जैनब का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसके हाथ में एक मोहब्बत थी। जैनब अपना हाथ पीछे करती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक इंसान हूं और तुम जिन्न हो। मैं तुमसे मोहब्बत हरगिज नहीं कर सकती, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। जिन्न रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक जालिम जिन्न को अपने सामने रोता देखकर जैनब का दिल भी पिघल उठा और उसके दिल का खौफ खत्म हो गया। जैनब कांपते हुए हाथ से उसके चेहरे पर हाथ रखती है और उसके आंसू साफ करती है।
तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकती। तुम मेरी मजबूरी को समझो। मैं पीछे आई एक माँ और दो बहनें और एक मोहब्बत करता हुआ अपना हमसफर छोड़कर आई हूं। मेरे आने का मकसद भी यही था। तुम मुझे समझो, मैं एक इंसान हूं और एक इंसान और जिन्न का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। इसका कुदरत में कोई वजूद नहीं। जिन्न कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जिस चीज को मैं पसंद करता हूं उस चीज को मैं कुछ भी नहीं कहता, बल्कि मैं उसकी हिफाजत करता हूं। तुम्हें जितने दिन हो गए हैं यहां रुके, मैंने हमेशा तुम्हारी हिफाजत की है। बहुत सारी ऐसी पुरअसरार ताकतें तुम्हारी इर्द गिर्द तुम पर हमला करने आई थीं, लेकिन सबको मैंने रोक दिया था, क्योंकि तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारी बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। ज़ैनब को समझ नहीं आ रही थी कि उसकी किस्मत उसके सामने कैसा अजीब मोड़ लेकर आई है। ज़ैनब कहने लगी, ऐ जिन्न, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा तुम मुझसे जो मांगो मैं दे सकती हूं। वो जिन्न कहने लगा, मैं वो बदनसीब हूं जिसको आज तक किसी ने मोहब्बत से देखा भी नहीं। ये दिल नफरत का हो चुका है और हर किसी को ये नफरत की निगाह से देखता है, और मैं नहीं चाहता कि यहां पर कोई और रहे। मैं इसलिए सबको खत्म कर देता हूं। वाहिद तुम ही हो। ये दिल तुम्हारी तरफ गया है। तुमने अभी मेरा असल रूप नहीं देखा। यहां कितने चेहरे हैं, सब मुरझा गए मेरे खौफ से, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। रोता हुआ वो जिन्न समुंदर में चला गया, लेकिन ज़ैनब के दिल में बेचैनी पैदा हो चुकी थी, जैसे कि वो भी उसके एहसास को महसूस कर रही हो। पता भी नहीं चला कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अब उसके दिल में खौफ तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। अब वह जिन के बारे में ही सोच रही थी। ऐ ज़ैनब, भी तुम किस दो राह पे आ गई हो? एक तरफ तुम्हारे घर वाले और दूसरी तरफ यह जिन। तुम्हें इन दोनों में से एक का चुनाव करना होगा। ऐ पागल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? एक जिन से शादी करोगी, उसके साथ रहोगी? नहीं, तुम एक इंसान हो और वह जिन है। क्या पता कभी वह तुम्हें मार दे। उसका क्या भरोसा, और तुम पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती हो उसके साथ? तुम्हारी माँ देख रही है, तुम्हारी बहनें तुम्हारी राह देख रही हैं, और वह तलहा जो तुम्हारी एक आवाज पर दौड़ा चला आता था, वह तुम्हारी मोहब्बत का मेजबान बन के बैठा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह खुद से बातें कर रही थी, लेकिन उसका दिल जिन के लिए बहुत दुखी था। दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, जो हकीकत है मुझे दिखा दे। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ऐसी मखलूक को यहां पर रोता हुआ छोड़ जाऊं, चाहे वह जिन हो। लेकिन अब उसने मेरे सामने मोहब्बत का इजहार किया है। उसने 2 महीने मेरी हिफाजत की। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसे धोखा दूं, उसका दिल तोड़ूं। ज़ैनब ठान लेती है कि वह जिन की ख्वाहिश को पूरा करेगी और मोहब्बत का हाथ उसकी तरफ बढ़ाएगी। उस दिन उसने सारे ख्याल, सारे माजी की सोचें पीछे रख दी और सिर्फ यह कहा, जो होगा बेहतर होगा। पूरा दिन वह बेचैन रही, जिन को पुकारती रही, लेकिन वह कहीं नहीं आया। रात हो चुकी थी, चांद अपने जोश से चमक रहा था। यह रात उसकी आखिरी रात थी। अगली रात उसे वहां से चला जाना था और उसके 3 महीने पूरे हो चुके थे। लेकिन जिंदगी उसे एक ऐसा मंजर दिखाती है जो उसके कदम रोक देता है। ज़ैनब रात को उसी जगह पर खड़ी थी। समंदर की लहरें भी थमी हुई थीं। माहौल बहुत शांत था। ज़ैनब आवाज लगाती है, ऐ जिन, कहां हो तुम? यह दिल तुम्हारी तरफ धड़कना शुरू हो चुका है। क्या होगा? ज़ैनब जिन का इंतजार करेगी या अपने घर लौट जाएगी, या जिन वापस आकर इस आखिरी रात को ज़ैनब के साथ वो करेगा जो आप तो क्या कोई सोच भी नहीं सकता। अगला पार्ट जानने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही दूसरा पार्ट अपलोड हो आप तक फौरन पहुंच सके।